ओके। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमारा जो पर्पस है आज का वो ये है कि हमने एक प्रोडक्ट जो है वो हमने पहले परचेज करनी है और उसके बाद उसी प्रोडक्ट को हमने सेल करना है और उसका हमने इन्वेंट्री के अंदर पूरा प्रोसेस देखना है कि इन्वेंट्री में वो कैसे स्टोर हो रही है और क्या उसकी प्राइसिंग और सब कुछ। और फिर जब हम सेल कर रहे हैं तो वो इन्वेंट्री से आउट कैसे हो रही है, ये हम सारा प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम इन्वेंट्री के मॉड्यूल में जाएंगे और प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स क्रिएट हुई हैं, लेकिन हम एक नई प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट प्रोडक्ट के नाम से। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी होती हैं जो हम रॉ मटेरियल सिर्फ परचेज करते हैं और हम वो सेल एज अ रॉ मटेरियल नहीं करते, उसको फिनिश गुड्स में करते हैं। तो वहाँ पे हम इसकी कैन बी सोल्ड को अनचेक कर देते हैं और सिर्फ कैन बी परचेज को हम टिक कर लेते हैं। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ हम सेल करते हैं लेकिन हम परचेज वो प्रोडक्ट नहीं करते, वो उस एज अ रॉ मटेरियल हमारे पास कुछ और आ रही होती है, तो वहाँ पे हम कैन भी परचेज खत्म कर देते हैं। लेकिन इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जो हम परचेज भी कर सकते हैं, समझ लें कि ट्रेडिंग कर रहे हैं जिस तरह। इसकी टाइप हमने रखनी है स्टोरेबल प्रोडक्ट। स्टोरेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है कि जिसको हम इन्वेंट्री के अंदर ट्रैक कर सकते हैं, उसकी स्टॉक इन स्टॉक आउट को हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है सर्विस, जो कि एज अ सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये सर्विस होती है और इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। इसी तरह कंज्यूमेबल आइटम वो होता है कि जो हमारा एक्सपेंसिबल होता है, जो कि हमने ट्रैक नहीं करना होता। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारी स्टोरेबल प्रोडक्ट होगी। और इसकी इनवाइसिंग पॉलिसी हम लोगों ने रखी है डिलीवर्ड क्वांटिटी। ऑर्डर्ड क्वांटिटी और डिलीवर्ड क्वांटिटी का फर्क ये है कि जब भी हमने यहाँ पे डिलीवर्ड क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे तो जब तक हमारे पास इसकी डिलीवरी नोट या रिसीट नोट नहीं आ जाएगा उस वक्त तक सिस्टम हमें अलाउ नहीं करेगा इसके अगेंस्ट इनवॉइस या परचेज ऑर्डर या इनवॉइस या बिल क्रिएट करना हमें अलाउ ही नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी कर देंगे तो फिर हमने हमने वो प्रोडक्ट रिसीव की है या नहीं की, हम उसका बिल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमने वो प्रोडक्ट अपनी वेयर हाउस से डिलीवर कर दिया या नहीं की, हम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है कि जो हमने अपना जहन में रखना है हमेशा जब भी हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं अपनी डिलीवर्ड क्वांटिटी के ऊपर। इसके बाद इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जैसे सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे इसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम रन टाइम पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये सर्विस के लिए तो खास तौर पे बेनिफिशियल होता है, लेकिन नॉर्मली जब हमारे पास कोई ट्रैकेबल या स्टोरेबल आइटम होता है तो उसमें हम नॉर्मली प्राइसेस अपनी दे देते होते थे। यहाँ पे भी हम रख देंगे फॉर एग्जाम्पल ये SCR 500 का हम सेल कर रहे हैं और इसकी जो कॉस्ट है वो हम रख देते हैं कि जी वो 100 रियाल है। यहाँ पे हमने उसकी यूनिट ऑफ मेजर बता दिए सारे। और इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमने मल्टीपल चीज़ें फिक्स करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमने कॉस्टिंग मेथड क्या रखना है, हमने स्टैंडर्ड प्राइस रखनी है, फर्स्ट इन रखना है, फर्स्ट आउट रखना है, या एवरेज कॉस्टिंग रखनी है। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अब हम यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होती है, मैनुअल या ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में ये होता है कि रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग हो रही होती है और इन एंड आउट रियल टाइम हो रही होती है। इसके अंदर हमें मैनुअली कोई कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैनुअल का क्या होता है कि मैनुअल होता है जो पीरियोडिक नॉर्मली हमारी चल रही होती है कि हम मंथ एंड पे या क्वार्टर के एंड पे हम मैनुअल स्टॉक काउंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम सेपरेटली जाके सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस के लिए हम क्या करेंगे, इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम लोग रख देते हैं कि यहाँ पे हम ऑटोमेटेड इन्वेंट्री फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फर्दर ऑप्शन स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अब हमें अपने स्टॉक वैल्यूएशन का जर्नल बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं
अच्छा, अब यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो हम यहाँ पे जाके क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, जनरल क्रिएट होगा, अकाउंट हमने लेना है यहाँ पे। हम यहाँ पे ले लेते हैं हमारे पास यहाँ पे भी कोई भी इसका नहीं क्रिएट हुआ तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक इन और स्टॉक आउट के सबसे पहले हम लोग अब अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डुप्लीकेट कर लेते हैं सबसे पहले, और हम चले जाते हैं अपने अकाउंटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट में। ऑटोमेटेड इन्वेंट्री के लिए हमें 3 अकाउंट कंपलसरी चाहिए होते हैं। एक हमें स्टॉक इन हैंड चाहिए होता है, एक स्टॉक इन और एक स्टॉक आउट। ये 3 अकाउंट हमें ऑटोमेटेड अकाउंटिंग के लिए कंपलसरी हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम ये 3 अकाउंट इस वक्त क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं और एड लाइन करके जो स्टॉक इन अकाउंट है वो एज यूजल, जब आपको पता है कि ये जब हमारी इन्वेंट्री हम रिसीव करेंगे तो उसके लिए यूज़ होगा, और स्टॉक आउट का अकाउंट हमारा यूज़ होगा जब हम इन्वेंट्री हमारी सेल हो रही होगी, और उसका नेट इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारा स्टॉक इन हैंड में आएगा। अब हमने ये 3 अकाउंट क्रिएट कर लिए, अब हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये अब हमारा हो गया, और इसको अब हम सेव कर देते हैं। अब हमारी प्रोडक्ट भी क्रिएट हो गई है, और हमने उसके अगेंस्ट अपना इन्वेंट्री कॉस्टिंग वगैरह भी लगा दिया। ये हमारी प्रोडक्ट आ गई है। इस वक्त हमारे पास अगर देखें तो ऑन हैंड 0 है, फोरकास्टेड भी 0 है। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक इसके अगेंस्ट कोई परचेज ऑर्डर जो है ना वो इशू नहीं किया, जिसकी वजह से वो भी कह रहे हैं कि हमें भी कोई रिसीव भी नहीं होना। इस वक्त हमने सेल भी कुछ नहीं किया और परचेज भी कुछ नहीं किया। स्टॉक इन भी 0 है, स्टॉक आउट भी 0 है। अब हम सबसे पहले जाएंगे और एक परचेजिंग करेंगे। तो इसके लिए हम चले जाएंगे अपनी परचेज मॉड्यूल में। सबसे पहले हम RFQ क्रिएट करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स स्टोरेबल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे कर रहे हैं, तो हमेशा आपने RFQ से स्टार्ट करना है प्रोसेस, चाहे आप परचेजिंग कर रहे हैं चाहे आप सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी इन्वेंट्री ने मैनेज होना है वो आपके RFQ से, परचेज ऑर्डर से और सेल ऑर्डर से उसने ट्रैक होना है। अगर आप उसके बगैर इनवॉइस या बिल क्रिएट कर देंगे तो आपका इनवॉइस और बिल तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपकी जो है इन्वेंट्री एडजस्ट नहीं होगी। तो इसलिए इंश्योर करना है कि ये आपका सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर से ही हमेशा प्रोसेस स्टार्ट करें। अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने एक वेंडर को सिलेक्ट कर लिया और एक प्रोडक्ट हमने ऐड कर ली जो अभी हमने क्रिएट की थी।
यहाँ पे उसकी यूनिट प्राइस जो हमने कॉस्ट दी थी उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि हमने 5 आइटम्स परचेज किए, और इसके बाद इसको हम कंफर्म ऑर्डर कर देंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने परचेज ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तो हमारा रिसीट ऑर्डर जो है वो एक जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास डिमांड जनरेट हुई है 5 की, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए हैं। अब हमें जब रिसीव होगा तो हम यहाँ से जाके इसको वैलिडेट। अब एक चीज़ मैं आपको इससे पहले दिखा दूँ, हमने वहाँ पे जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी उसके हिसाब से क्या था कि हमने 5 क्वांटिटी का ऑर्डर कर दिया, हमें रिसीव नहीं हुआ, बिल नहीं किया। अब जब तक हम यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव नहीं करेंगे हम बिल नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि हमने वहाँ पे पॉलिसी सेट की थी कि जब तक हमें वो रिसीव ना हो जाए हम तब तक बिल ना क्रिएट कर सकें। तो अब उसके लिए हमें ज़रूरी है कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम रिसीव प्रोडक्ट्स करें। पहले हम रिसीव प्रोडक्ट्स वाली उस पर आ गए, हमने इसको वैलिडेट कर दिया, हमने बोला कि ठीक है जी हमें 5 के 5 आइटम रिसीव हो गए, कंप्लीट हो गया। डिमांड 5 की थी, रिसीव 5 हो गए, वापस आ गए। अब ये देखें क्वांटिटी 5 की ऑर्डर की थी, 5 भी हमें रिसीव हो गए, लेकिन अभी तक हमने इसके अगेंस्ट बिल जनरेट नहीं किया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्रिएट बिल करना है, और ये हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप जो ग्रीन हुआ हुआ है इस वक्त वो क्रिएट बिल का हुआ है। तो सिस्टम हमें ऑटो सजेस्ट कर रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टेप अब क्या बनता है। अब हम यहाँ से इसका क्रिएट बिल कर देंगे। इससे पहले क्रिएट बिल से पहले अब मैं आपको इन्वेंट्री में भी दिखा देता हूँ कि इन्वेंट्री में हमारा क्या इम्पैक्ट हुआ है। अब ये देखें पहले हमारे पास जो थी वो प्रोडक्ट 0 थी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चूंकि हमने रिसीविंग कर ली हुई है, इनवॉइस बिल नहीं किया हमने, तो ये देखिए अब हमारे पास जो है इन्वेंट्री इन हैंड 5 यूनिट्स हो गई। अब हम इसके अगेंस्ट जो है वो अपने, और यहाँ पे वो बता रहा है कि हमने 5 जो है वो परचेज कर लिए थे। अब हम इसके अगेंस्ट बिल अपना जनरेट कर देंगे। अब हमने इसको सेव कर दिया और इसको कंफर्म कर दें, डेट बता दें उसको, और ये कंफर्म हो गया। अब ये देखें अब ये हमारी ड्यू अमाउंट आ गई। अब तो अगर तो हमने कोई पहले से इस कस्टमर के अगेंस्ट, इस वेंडर के अगेंस्ट कोई पेमेंट की हुई है जो कि किसी बिल के साथ अटैच नहीं हुई, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देना शुरू कर देगा, तो हम यहाँ से उसको अटैच कर देंगे। लेकिन चूंकि अभी हमने इसकी पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पे ये इसका मतलब है ये हमने कोई टेस्ट ट्रांजेक्शन पहले की हुई है, तो हम ये अभी इसके साथ अटैच नहीं कर रहे। अब ये हमारा बिल क्रिएट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसकी पेमेंट करनी है, तो हम सिंपली इसकी रजिस्टर पेमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट बताएंगे, कोई भी कैश से कर रहे हैं या पेटी कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी अमाउंट बताएंगे, उसका मेमो लिखेंगे और क्रिएट पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका पेड हो गया, और ये देखें इसके साथ हो गया और अमाउंट आपकी ड्यू नील हो गई। अब हमारे पास ये आइटम इन्वेंट्री में आ गए हैं। अब हम जाते हैं इसके अगेंस्ट और हम एक सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं और इस आइटम को सेल करते हैं। ये हमारा एक कस्टमर है जिसके अगेंस्ट हमें उसी टेस्ट प्रोडक्ट की, सॉरी सीरियल नंबर हम दे देते हैं 1। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 आइटम्स की जो है ना वो रिक्वेस्ट आ गई। वही सेल प्राइस उसने जो हमें वहाँ पे हमने उसको दी थी वो उसने वहाँ से ऑटोमेटिकली उठा ली, लेकिन हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 600 का था, हमने इसको 600 के हिसाब से कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका एनालिटिक भी हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये सेल ऑर्डर हो रहा है, इसके बिल पे जाके जो है इनवॉइस के ऊपर जाके एनालिटिक आएगा इसका। अब हम इसको कर देते हैं सेव और इसको कर देते हैं कंफर्म। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब सेम वही वाला प्रोसेस हम इसका फॉलो करेंगे कि इसी तरह हमारा एक डिलीवरी नोट जनरेट हो गया। 5 की डिमांड है, रिजर्व भी 5 हो गए। रिजर्व 5 इसी की वजह से हो गया कि हमारे पास इन्वेंट्री में ऑलरेडी वो 5 आइटम पड़े हुए थे।
अगर वो ना होते तो यहाँ पे वो हमें रिजर्व में 0 दिखाता और यहाँ पे इसको रेड कर देता, लेकिन चूंकि हमने परचेजिंग पहले कर ली है इस वजह से जो है वो अब हमें यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है कि ठीक है जी मेरे पास ये जो है ना इन्वेंट्री में आपके पड़े हुए आइटम्स और हम इसको सेल कर सकते हैं। ऑन हैंड वो कह रहा है कि 5 आइटम हमारे पास पड़े हुए हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे आपको 5 और ये ग्रीन शो कर रहा है। वरना अगर आपके पास आइटम नहीं होंगे तो जब आप इसको डिलीवर करने लगेंगे तो यहाँ पे भी वो आपको बता देगा कि एक्चुअली तो आपके पास ये आइटम पड़े ही नहीं है। फिर आप जाएंगे एक्चुअली परचेज करने के लिए कि अच्छा फॉर एग्जांपल आपको 5 की डिमांड आई थी, आपके पास 2 पड़े हुए थे, अब 3 आपने परचेज करने, तो फिर आप जाके वेंडर को परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे और फिर उससे 3 आइटम मंगवाएंगे। उसके बाद जब आपकी इन्वेंट्री 5 की 5 कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप आगे फर्दर ये वाला डिलीवरी वाला प्रोसेस करेंगे। तो चूंकि हमारे पास तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो हम अब क्या करेंगे कि इसको वैलिडेट कर देंगे। अब जब हमने वैलिडेट कर दिया तो डिमांड 5 की थी, डन भी 5 हो गए, तो इसका मतलब हमारी डिलीवरी कंप्लीट हो गई। अब हम वापस अपने सेल ऑर्डर पे आ जाएंगे और अब यहाँ पे हम उसको इनवॉइस कर देंगे इसकी। इनवॉइस में वही पूछ रहा है उसकी कि आप ये फुल पेमेंट करनी है, फुल पेमेंट की इनवॉइस बनानी है कि डाउन पेमेंट की हमें करनी है। हम कहते हैं कि हमने फुल की करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हो सकता है कि आपने पार्सल डिलीवरी की हो तो आप पार्सल की इनवॉइस भी बना सकते हैं। यहाँ पे आके अब हम इसको कंफर्म कर देंगे। और इसके बाद इसी की रजिस्टर पेमेंट कर देंगे, अपना बैंक बता देंगे, अमाउंट बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे और क्रिएट पेमेंट कर देंगे। अब ये क्या हुआ कि हमारा ये सेल हो गया। अब वापस हम अपनी प्रोडक्ट में आते हैं और देखते हैं कि अब हमारी प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर दें। अब ये देखें हमारे पास ऑन हैंड 0 है, फोरकास्ट भी 0 है क्योंकि हमने फर्दर कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया हुआ। 1 इन हुआ है और 1 आउट हुआ है। 5 यूनिट हमारे पास रिसीव हुए और 5 हमने आगे कस्टमर को डिलीवर कर दिए, तो ये भी हमें कंफर्म हो गया। इसके बाद हमने सेल्स भी 5 की हैं, तो ये हमें बता रहा है। और आगे इसके अगर हमने ऑर्डर डेट या ऑर्डर नंबर वगैरह या कस्टमर देखना तो हमें ये कस्टमर बता रहा है कि किस कस्टमर को हमने सेल किया। इसी तरह परचेज हमने देखनी है कि किससे, तो ये हमारे पास परचेज की सारी डिटेल लेके आ रहा है कि हमने कहाँ किससे परचेज किया, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था। तो यहाँ से हम फर्दर जाके और डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये हम वापस उस परचेज ऑर्डर पे आ गए, तो हमें ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई और ये हमारा फिर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसको अब अगर हमने अपनी अकाउंटिंग में देखना हो तो हम अकाउंटिंग में भी इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आया। फॉर एग्जांपल अब हम अकाउंटिंग में चले जाते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम देख लेते हैं कि हमारी सेल अकाउंट की डिटेल देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास क्योंकि प्रीवियस भी आ रही है तो इसमें हम देखते हैं कि हम इस मंथ का ले लेते हैं। तो ये हमारी आ गई सेल्स, यहाँ पे आ गई 3000 की, विदाउट वैट आएगी यहाँ पे। तो ये हमारी 3000 की सेल हो गई। ये हमें इनवॉइस उसकी शो कर दी उसने, ये देखें। और इसी तरह अब इसके अगेंस्ट हम इसकी परचेजेस देख लेते हैं। ये देखें ये उसी के अगेंस्ट इसने हमें 500 की परचेजेस शो कर दी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हमारा अकाउंट्स भी हैं उसके हिसाब से अपडेट हो गए।